नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र और स्वराज एक्सप्रेस का ये खास कार्यक्रम है जिसका नाम है जनता मांगे जवाब। आज बात करेंगे वक्फ बिल पर मचे बवाल को लेकर। वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर मुस्लिम समाज हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। नमाजियों ने कहा कि वक्फ बिल के विरोध में हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए हैं। हम इस बिल के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूरी कौम जब विरोध दर्ज कराएगी तो सरकार को यह बिल वापस लेना ही पड़ेगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। चर्चा को विस्तार दे उससे पहले देख लीजिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज रमजान महीने का आखिरी जुम्मा था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अलविदा जुमा के मौके पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। बोर्ड ने कहा कि अगर यह बिल पारित हो गया तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे और कब्रिस्तान समेत कई अन्य संस्थान उनके हाथ से चले जाएंगे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुसलमानों से अपील की कि वे अलविदा जुमा के दिन काली पट्टी बांधकर मस्जिद में शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचें और विरोध व्यक्त करें। बोर्ड का कहना था कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से अहिंसक होगा ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंच सके कि यह कानून उनके समुदाय को स्वीकार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक गहरी साजिश है जिसका स्पष्ट उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और उनके अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। इसलिए देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस बिल का कड़ा विरोध दर्ज कराए। संशोधन जो बिल है हम इसका बाइकाट करते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि इस बिल को वापस ले। किसी भी सूरत में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। बहरहाल इस बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने एक मत होकर काली पट्टी बांधी और नमाज अदा की। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के विरोध का सरकार पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरी शंकर श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। वही सीता शरण सूर्यवंशी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही काजी सैयद अनस अली है, मुस्लिम स्कॉलर भोपाल, वो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। साथ ही के त्रिपाठी जेडीयू प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। अपूर्व मिश्रा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जितेंद्र कुमार वर्मा सपा प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वराज एक्सप्रेस पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले हम चलना चाहेंगे आप प्रवक्ता दिल्ली के पास, देश की राजधानी है। क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी? अपूर्व मिश्रा जी, इस पूरे बिल पर, संशोधन पर क्या सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी? हालांकि दिल्ली में निराशा जरूर आपके हाथ लगे इस बार, लेकिन इस बिल पर लगातार सियासत और लगातार बयानबाजी आपकी पार्टी भी करती रही है। मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए मिश्रा जी के पास हम पुनः पहुंचेंगे, लेकिन चलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका रुख करना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन आज जो पीडीए का जो ए है उसने ऐसा आज कारनामा किया कहें या ऐसा कुछ हुआ उनके द्वारा जिसको भी आप कहें, नाखुश तो होगी आज समाजवादी पार्टी, क्योंकि देखिए 14% जो है मुस्लिमों की भागीदारी है। 14% कम से कम हमारे भारत देश में मुस्लिम भाई रहते हैं, लेकिन 14 शहरों से भी, वो 14 राज्यों से भी वो तस्वीर नहीं आई कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाए। तो इस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी होगी जितेंद्र जी? देखिए, समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर या तो किसी कानून का समर्थन करती है, ना है किसी कानून का विरोध। समाजवादी पार्टी तो के आधार पर विरोध करती है, और जो भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से कानूनों को लागू करती है, बिना चर्चा के कानून लागू करती है, बिना लोगों से राय के कानून लागू करती है, बिना लोगों से मशविरा किए, बात किए, तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर इस तरह भारतीय जनता पार्टी कानून थोपने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के विरोध में है और सदन में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद उपस्थित होकर वक्फ बिल के विरोध में रहे हैं। वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए उसका विरोध करते रहे।
और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। देश के जितने भी सोशलिस्ट दल हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान किया, आज समय है उन लोगों के साथ खड़े होकर जिससे अधिकारों को छीन लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वक्फ बोर्ड जो है संवैधानिक बोर्ड है, इसकी अपनी शक्तियां हैं। भारतीय जनता पार्टी उन शक्तियों का आक्रमण करना चाहती है। असंवैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को समाप्त करके मदरसों को, मस्जिदों को खत्म करना चाहती है और मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी छीन लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी सभी को धार्मिक आजादी दिए जाने की पक्षधर है और अनुच्छेद का आर्टिकल 19 हमको इस बात का सम्मान देता है, इस बात का अधिकार देता है, हमें धार्मिक आजादी देता है, स्वतंत्रता का हक और अधिकार देता है। हम अपने हिसाब से अपने धर्मों की चीजों को कर सकते हैं। जितेंद्र जी, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, जितेंद्र जी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरे भाईचारे के साथ रहती है और सरकार के इस बिल का विरोध करती है। गलत क्या है? गलत तो बता दीजिए कि संशोधन बिल में आपको गलत क्या लग रहा है। गलती पे बात कर लेते हैं, तब तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो संशोधन बिल है वो पूर्ण रूप से गलत है। गुमराह और गलत दोनों दो अलग अलग शब्द हैं। गुमराह करने वाली बात भी कहीं ना कहीं से सामने इसमें निकल कर आती है, लेकिन गलत क्या है ये बताइए, फिर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनसे जवाब लेंगे हम। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सरकार लेके आ रही है, उसमें 1 से 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखना चाहते। क्या राम मंदिर के फासला रखेंगे? क्या देश में जितने मठ मंदिर हैं उससे मुस्लिम सदस्य अधिकारी बनाएंगे? जो बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी है, इनका कहना है वो गैर मुस्लिम होना चाहिए, गैर अल्पसंख्यक होना चाहिए। ये कहां तक सही है? आप किसी की धार्मिक आजादी में घुसना चाहते हैं, आप किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में घुसना चाहते हैं, कानून ये गलत है और ये कानून नफरत फैलाने वाला है, देश में अमन चैन को छीनने वाला है। आप बताइए, क्या राम मंदिर जो भगवान उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है, तमाम देश के जो मंदिर है, जो मठ है, नामी मठ मंदिर है, क्या उनमें आप मुस्लिम अधिकारी नियुक्त करेंगे? क्या आप मुस्लिम सदस्य को वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे? अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो केवल क्या एक ही धर्म के लिए कोई कानून नियम लेके आएंगे? आप सोचिए, लोग नफरत तो अब त्योहारों में भी फैलाने लगे। जो सरकार भाषा बोल रही वही उनके अधिकारी भाषा बोल रहे हैं। किस मुसलमान ने कहा कि हम गुझिया नहीं खाएंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम होली नहीं मनाएंगे? तब भी अनुज चौधरी सीओ संभल कह रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेश पर। ये हर चीज में नफरत फैलाना चाहते हैं। तलाक का कानून लेके आए, किसने मान लिया? लागू भी तो कर दिया इन्होंने। किस मुस्लिम महिला ने मान लिया? आज भी उनके यहाँ तलाक होते हैं तो 3 तलाक का जो उनका अपना धार्मिक नियम है, महिलाओं को तलाक देने के बाद वो घर छोड़ के चली जाती हैं। कोई नहीं मानता इनके कानून को। कृषि कानून को किसने मान लिया? देश में देश की करोड़ों जनता ने विरोध किया और पूंछ दबा के भाजपा ने वो बिल वापस ले लिया और मोदी जी रोने लगे आके। मतलब वक्फ संशोधन बिल में एकमात्र बिंदु आपने पकड़ी है कि गैर मुस्लिम को बिठाने की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा सब कुछ सही है। इसके अलावा सब कुछ सही है उसमें। इलाहाबाद प्रयागराज पूरा वक्फ की जमीन पर बसा हुआ है, क्या बुलडोजर चला देगी सरकार? लखनऊ आधे से ज्यादा वक्फ की संपत्ति में बसा हुआ है, ये कहते हैं वक्फ संपत्ति कब्जा करता है। अरे वक्फ की संपत्तियां सार्वजनिक रूप से उपयोग हो रही हैं, लोगों के हित में यूज हो रही हैं, मदरसे के लिए यूज हो रही हैं, लोगों को सम्मान और उनके हक अधिकार में उसका सहयोग मिल रहा है वक्फ बोर्ड का। ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही है उससे देश की जनता नहीं आने वाली है। ये नफरत का गोला फट चुका 2024 में। अब नहीं इनका कोई काट के हांडी चढ़ने वाला नहीं है। इलाहाबाद से लेकर तमाम जिले हैं, तमाम देश में ऐसे जिले हैं जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज है। बहुत से तो मंदिर बने वक्फ की संपत्ति पे। क्या करेंगे आप? गिरवा देंगे? देखिए, चलिए ठीक है, गौरीशंकर जी आपका रुख करते हैं। बड़ा एलिगेशन, बड़े आरोप आप पर लगा दिए गए हैं। क्यों लोगों की जो हक है वो आप छीनने की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? क्या जो नया संशोधन बिल आएगा उसमें आप जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ आप न्याय नहीं करने वाले हैं क्या? दूसरी बात, आज जो काली पट्टी बांधकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर बैकफुट पर जाएगी क्या? कितना असर देखने को मिलेगा इस पर?
बड़ा अच्छा लग रहा था। समाजवादी पार्टी के मौलाना जो बैठे हैं लंबी लंबी तकरीर दे रहे हैं और आधा सच बता रहे हैं, और आधा सच जो होता है वो झूठ से खतरनाक होता है। भारत देश की जब संविधान लिखी गई तो समानता के आधार पर लिखी गई। अफसोस इस देश में पर्सनल लॉ जैसा कानून जबरन थोपा गया और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इतना बढ़िया स्थितिगान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा किया जा रहा था। अद्भुत, बड़ा अच्छा इन्होंने पढ़ लिख के आया है। मेरा साफ कहना है कि इस देश में संविधान जो राम के लिए और रहीम के लिए है, और कैसे राम भक्तों पे गोली चलाने वाले रामद्रोही लोग किस प्रकार से अयोध्या मंदिर को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। आप भारत देश में हैं कि सीरिया में हैं कि युगांडा में हैं? भारत देश में कानून भारत सरकार का चलेगा और किसी से किसी की संपत्ति छीनने की सवाल ही नहीं उठती। वक्फ जो संपत्ति होती है उसको बेचा नहीं जा सकता। आपकी जानकारी बता दूं मैं, वक्फ की जो संपत्ति होती है वो अल्लाह ताला के नाम से सुपुर्द होती है, लेकिन अफसोस पिछले कई साल से बहुत से राज्यों में खुद वक्फ के जो मुतवल्ली बैठे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में तो 500 एकड़ की जमीन बेच दी गई बिल्डरों को। यह कानून पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा, मुस्लिम समाज के लिए रहेगा, बाकी समाज के लिए भी रहेगा। बहुत सारी जमीनों को वक्फ बोर्ड बताकर जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जाता है, क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? आप मुगल काल के बहुत सारे जमीनों को बोलेंगे कि ये हमारी थी, ये किसी हिंदू की नहीं है, तो देश का संविधान सभी के समानता के आधार पर आधारित होना चाहिए। उसी आपसे सरकार कार्य कर रही, कोई भी चीजें गैर संवैधानिक नहीं है। सरकार ने किसी को थोपा नहीं है इस कानून को। जेपीसी बना हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट बोर्ड कमेटी इस पर फैसला लेगी। अभी से आप कैसे कोई नतीजे में पहुंच गए? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश का सबसे सर्वोच्च मंदिर अयोध्या का जो खुदाई करने वाला पुरातत्वविद कौन था? एक मुसलमान था। तब तो आपने नहीं बोला कि मुसलमान था, उससे क्यों खोज करवा रहा हो मंदिर का? भारत देश के हर संवैधानिक पद में इस देश ने मुसलमान को बैठाया है, उसके आगे सजदा किया है। इस देश ने कलाम साहब को भी माना है, इस देश ने ब्रिगेडियर उस्मान की भी के आगे सजदा किया है, इस देश ने शहीद अशफाक उल्लाह खान के हमें सजदा किया है, लेकिन इस देश ने याकूब मेमन जैसे लोगों पर लानतें ही भेजी है। इस बात को समझिए आप। बात सिर्फ नियत की है और सरकार की नियत पूरी तरह से साफ है। मुस्लिम समाज कोई हमसे अलग नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के कानून के नाम से बहुत सारे और भी समाजों के हितों की जिस प्रकार से अनदेखी हो रही थी, उनके प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण हो रहा था और खुद मुसलमान कहीं कहीं वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के नाम से ठगे गए। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी, उनके प्रॉपर्टी को किस प्रकार से बेच दिया गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। ऐसे में ठीक है गौरी शंकर जी आपके पास आते हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल आया मुख्यतः हम चाहते हैं कि ठीक है गौरी शंकर जी आपके पास पहुंचते हैं। डिबेट की हमने शुरुआत की, ओपनिंग बाइट हम ले रहे थे, इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि सीतासरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ है कांग्रेस की ओर से, इनका भी रिएक्शन ले लेते हैं शुरुआत में, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े उनके पास पहुंचते हैं, फिर चर्चा को विस्तार रूप देंगे। सीतासरण जी किस तरह से देखते हैं? बड़ा आरोप लगता है क्योंकि ये जो वक्फ जो आज ये मामला जो बढ़ा हुआ है, जिस पर सियासी पारा हाई हुआ है, आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी बहुत सारे डिबेट्स किए हैं कि ये किया धारा जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि आपने ही असीमित जो है वो पावर दे दिया वक्फ बोर्ड की टीम को, जिसके बाद उसका ये दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। इस तरह के आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ा सवाल कि आज जिस तरह से मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने जिस तरह से काली पट्टी बांधकर आज नमाज करने पहुंचे थे मस्जिदों में, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये देश भारत के संविधान से चलता है और बीजेपी जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा जो फैलाती है, और कांग्रेस ने 1954 में जेपीसी पहली बार गठित की थी, दूसरी बार 1995 में जेपीसी का गठन हुआ था, ये तीसरी बार जो बीजेपी सरकार में ये जेपीसी जो गठन हुई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इस कमेटी में जब 650 पेज का जो वक्फ बोर्ड और 44 डिसेंट नोट्स जो शामिल नहीं किए गए, ये संविधान के विरुद्ध है और ये असंवैधानिक कार्यवाही है। जब 12 सदस्य सांसद चुने गए तो जब 10 को निष्कासित करके और आपने ये बिल पास कर लिया है, ये बिल ऐसे पास नहीं होते हैं। इसमें तो फिर शंका होगी, इसमें उंगलियां उठेंगी और जो समुदाय हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल और गंगा जमुनी की तहजीब,
ये आपके हमारे सामने प्रस्तुत होती है और इनकी जो शहादत है, शहादत को इनको पढ़ना चाहिए बीजेपी और आरएसएस को। आरएसएस ने तो आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और अभी सर्वे कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जेपीसी में 650 पेज का उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी मतलब 650 पेज पढ़ लिए और शाम को 4 बजे ही उसको साइन करके पार्लियामेंट्री बोर्ड को पास करके और संसद के लिए गलत क्या है? देखिए सीताशरण जी, हमने जितेंद्र जी से भी पूछा कि नए संशोधन बिल में आपको गलत क्या लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, तो गलत आपको कहां किस पॉइंट पे लग रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में नॉन मुस्लिम अननॉन मुस्लिम कि आप गैर मुस्लिम यहां पदाधिकारी बना दिए गए हैं, जो प्रदेश भी जानता है और देश भी जानता है और यहाँ की जनता भी जान रही है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई जो हो रही है और बीच में जो प्रोपेगेंडा जो हिंदू और मुस्लिम का जैसे काली पट्टी बांध करके आज जुमे की नमाज में रमजान का आखिरी जो जुमा था उसमें उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार दे करके अपनी स्वतंत्रता का पालन करते हुए वो अपने धर्म का निर्वाहन करता है। लेकिन सीताशरण जी देखिए, शुरू में मैंने सवाल भी लिया था जितेंद्र जी से कि हम आज सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, काली पट्टी बांधकर जब नमाजी पहुंचे नमाज करने, 14% जो है वो प्रतिशत 14% जो मुस्लिम का जो आंकड़ा है वो भारत में है, लेकिन 14 राज्यों से भी वो तस्वीरें नहीं आई। तो क्या ये जो आज का पूरा प्लान था कि काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह से कारीगर हो पाया? क्या लग रहा है? नहीं, ये प्लानिंग की बात नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हर इंसान, आपकी हमारी आज़ादी है, ये संविधान हमको ये आज़ादी देता है कि अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को वो आज़ाद करके वो जनता के समक्ष और देश के समक्ष और प्रदेश के समक्ष रखे। लेकिन इस बात से देखिए वो गौरी शंकर जी मुस्कुरा रहे थे कि आपका जो ये इस तरह का जो प्लान था वो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। अपूर्व मिश्रा जी का हम छोटा सा कमेंट ले लेते हैं इस पर। आएंगे आपके पास, स्टार्टिंग कमेंट ले लेते हैं। मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे? शुरू में कनेक्ट नहीं हो पाए आप, हालांकि दिल्ली ने आपको जरूर निराश किया इस बार, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप ही पहले गंभीर नजर आए हैं, आम आदमी पार्टी भी गंभीर नजर आई है। आज के इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आपका ओपनिंग कमेंट रहेगा? अपूर्व जी देखिए, ये देश के अंदर जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो सबसे बड़ा इसमें चीज होती है कि अगर कहीं ना कहीं सब कुछ इसका पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये बिल पास करने का जबरदस्ती की है, आप देखिए जेपीसी के हमारे साथी बात कर रहे थे, जेपीसी पैनल के अंदर विपक्ष के जो भूमिका थी वो कहीं नजर ही नहीं आने दी। विपक्ष के सभी जो सांसद उस जेपीसी के मेंबर थे उन सबका ये कहना है कि हमारे पॉइंट सुने ही नहीं गए। तो जेपीसी क्यों गठित की गई जब आपको विपक्ष की बात सुननी ही नहीं थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये जबरदस्ती लाके थोपना था। विपक्ष जो मुस्लिम समुदाय की आवाज को उठा रहा था, उनकी जो पीड़ा है उसको जाहिर करने का काम कर रहा था, उनकी बात वहां नहीं सुनी गई और सीधा सीधा उसको ले जाके पारित करने की कोशिश की गई। दूसरा, हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं वो अभी बता रहे थे, मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर और बाबा महाकाल के मंदिर में बोर्ड के अंदर क्या मुस्लिम सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे? अगर वो ये काम करते हैं तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम जोड़ने का भी हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन देश के अंदर इस तरीके के आल जलाल फैसले लेकर आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म करने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये वक्फ जो है ये एक समाज का मामला है, ये एक राजनीतिक मामला नहीं है और वो लोग भलेभांति इसको चला रहे हैं। दूसरी, इसमें महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही तो मैं साफ करूं कि मैंने बहुत से वक्फ के लोगों से बात की है और मुझे जहां तक मालूम चला है महिलाएं पहले से वहां पे उसकी मेंबर हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर भी महिलाएं हैं। तो ये कुछ पॉइंट तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान भटकाने के लिए इसमें ऐड किए ताकि सहानुभूति लेके आ सके हैं ये लोग। दूसरा, आप लोग अभी विरोध की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये मैंने आपको जैसा कहा है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है कि जो मुस्लिम लोग आज अपनी नमाज अदा करने गए थे वो कोई प्रोपेगेंडा फॉलो कर रहे हैं। वो लोग इबादत करने गए थे और जो उनका दर्द था वो उन्होंने पट्टी लगा के उसको छलकाया।
और कहीं ना कहीं देश के सामने बात रखने की कोशिश की कि हम इस फैसले से नाखुश हैं, ये बिल जबरदस्ती हम पे इम्पोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, काजी सैयद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। काजी जी देखिए, मैं समझता हूं कि भारत का मुसलमान जो है वो मजहब और सियासत में बहुत ही पाक फर्क समझता है, इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ मैं आपसे इस सवाल पर जवाब लेना चाहता हूं कि क्या यह पूरा मुद्दा सच में मजहब के विरोध में है या इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो जुमे के दिन काली पट्टियां बांधकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया और खामोशी एहतजाज था वो, तो ये सीधी सीधी लड़ाई है मजहब की, इसमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ी तंजीम है मुसलमानों की, जिसमें सभी मसलक और सभी तंजीमों के जिम्मेदार उसमें जुड़े हुए हैं, और वो एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको मानते हैं और उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। अब रहा मसला वक्फ बिल जो आ रहा है, तरमीमी बिल जो आ रहा है, उसमें हमें इख्तिलाफ असल में जो है, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही थी अभी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कि साहब इसमें पारदर्शिता आ जाएगी और इसमें अच्छाई आ जाएगी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अभी इसमें क्या बुराई है? जो आप बिंदु कह रहे हैं महिलाएं आ जाएंगी, महिलाएं पहले से उसके अंदर रहती हैं, अभी भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर महिला मेंबर है, कौन सी नई बात आ जाएगी? दूसरी बात यह है कि 1995 वक्फ एक्ट जो बना हुआ है वो सबके लिए लागू है। आप ये कह रहे हैं साहब ट्रिब्यूनल नहीं देखेगा, आप वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं ना देखते हुए रेवेन्यू देखेगा, तो साहब ये आप तय कर दीजिए कि रेवेन्यू देखेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल मेरे घर का नहीं है या मुसलमानों के घर का नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल में जो जज अपॉइंट होता है, जो सदस्य मनोनीत होता है, वो हाईकोर्ट की तरफ से मनोनीत किया जाता है, उसको हाईकोर्ट उसको जो है अपॉइंट करता है। उसके बाद में तो हम तो ये कर नहीं रहे। उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन अपॉइंट होता है वो सरकार अपॉइंट करती है। इस वक्त जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी का वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस का वक्फ बोर्ड का मेंबर बैठा हुआ है, चेयरमैन जो बैठा हुआ है वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। चौथी अहम जरूरी बात, इसके अंदर इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं उसके अंदर कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, तिरुपति बालाजी मंदिर हो या अयोध्या का मंदिर हो, राम मंदिर जो बना है अभी, या कोई और मंदिर हो, या गुरु साहब का गुरुद्वारा हो, या वो हो चर्च हो, इसके अंदर कि किसी मुस्लिम को आप वहां का चेयरपर्सन बनाएंगे या जिम्मेदार बनाएंगे? वहां का नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके मजहब का मामला ही नहीं। तो हमारे मुसलमानों की मस्जिद में, मुसलमानों के मदरसे में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में इन सब का जिम्मेदार कैसे कोई नॉन मुस्लिम बन सकता है? मुझे ये बता दीजिए आप। तो जब संविधान पहले से बना हुआ है तो उसके ऊपर लाने की ये सब झूठी बातें, प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात, पारदर्शिता लाने वाली बात। अरे भाई पारदर्शिता क्या लाएंगे आप? ये मैं सवाल करना चाह रहा हूं, आप क्या पारदर्शिता लाएंगे? आप रिकॉर्ड पे तो चढ़ाना मुश्किल हो पा रहा है आज। जो मस्जिदें बनाई, जब 47 में ये तय हो गया था, 1947 के बाद, जब 51 में संविधान बना, जब ये तय हो गया था कि 47 के बाद जो इबादतगाह जैसी है, मंदिर है वो मंदिर रहेगा, चाहे काजी साहब की जमीन पे बना हो, मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, चाहे शर्मा जी की जमीन पे बनी हो। जब ये तय हो गया है तो इसके ऊपर अब नया विवाद छेड़ के नई बात, छोटा सा सवाल, नई दिशा में ले जाने की काउंटर सवाल है काजी साहब आपसे, काउंटर सवाल है। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अगर वक्फ को लेकर और अपनी संपत्ति को लेकर वक्फ बहुत अपने आप को अगर सत्य समझता है, मतलब ट्रूली वो ये बात कहता है प्रूवली कि हाँ ये जमीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, तो नए तरीके से अगर सत्यापन होने की अगर सरकार बात कर रही है, जांच की बात करे, तो गलत क्या है? बेवकूफी है ना, वक्त बर्बाद करना है ना, आपको माइंड डाइवर्ट करना है आप हिंदुस्तान की जनता का। जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये लेकर आए थे कि हम साहब विकास करेंगे, तो विकास कीजिए ना। आप क्यों डाइवर्ट करना है? आप कहना सत्य पराजित, क्यों परीक्षा दें बार बार? हम जब एक बार हमने बता दिया ये मस्जिद है भाई, आप देख रहे हैं, या नमाज हो रही है, 5 वक्त अजान हो रही है, नमाज हो रही है, मस्जिद है, तो उसमें हम गैर मुस्लिम मेंबर क्यों लें? उसका चेयरपर्सन गैर मुस्लिम क्यों हो? आप तो जवाब दे दीजिए मुझे आप। मतलब गैर मुस्लिम को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है। छोटा सा जवाब गौरी शंकर जी से ले लेते हैं। देखिए तमाम आरोप है, सारे आरोप आपने सुने, जवाब दे दीजिए छोटी से गौरी शंकर जी। नहीं, छोटा सा जवाब मत लीजिए। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। पहला इन्होंने आपत्ति सिर्फ इस बात की कही है कि भाई कोई गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। भारत देश के जितने भी मंदिर हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बताकर अतिक्रमण नहीं करता है। और इस प्रकार की स्थिति आती है
तो न्यायालय में उसके लिए अगर सारे हमने उसके अधिकार अतिक्रमण सुरक्षित किया है, होते हैं। जवाब ले लीजिए। वक्फ अब आप बोर्ड के जवाब ले पास लीजिए। आपके पास आप जवाब ले लीजिए। अब आप संपत्ति है। काजी जी, अगर आपने नहीं नहीं आप काजी जी, अतिक्रमण सुनिए, का शब्द इस्तेमाल कर काजी रहे जी, हैं। काजी जी, काजी जी, आप नहीं, नहीं, पार्टी से गुजारिश है आपसे काजी जी, नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, सबका साथ सबका विकास, ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे मुसलमानों के लिए, देखिए, अब बीच आप में मत मुसलमानों का बोलिए। अतिक्रमणकारी कह रहे हैं। ये आपकी बात अरे काजी सुनिए पहले। जी, काजी जी, सुन आपने लीजिए, बड़ी सुन लीजिए। गंभीरता से बात कही गौरी है। शंकर जी, एक मिनट आपको भी रोक फिर वही बात, बारी बारी से अगर बात आप कर ऐसे लेते हैं हल्ला ना, करेंगे, ऐसे डिबेट आप अतिक्रमणकारी नहीं कहेंगे भाई हमें। मेरा साथ कहना आप है। अपने वक्त का इंतजार कर लीजिए काजी साहब, जगह पे बनी हुई है। वक्त वो का न्याय पे इंतजार कर आधारित है। लीजिए। मैं इस बात पे बिल्कुल एक अरे भाई देखिए, ऐसा नहीं होता। मानूंगा कि ये आप बीच में हल्ला करेंगे तो नहीं, बात बिल्कुल आप नहीं। हमसे हमारे पूरा मुद्दे की डिबेट बात भी शांत करेंगे। हो मैं रोक रहा हूँ नहीं, आपको आप काजी जी, स्कॉलर हैं। काजी जी, आप बहुत मुस्लिम बड़ी स्कॉलर बड़ी हैं, गुजारिश उसको के साथ, समझा दिया। नहीं नहीं काजी जी, ऐसे पढ़े लिखे हो, काजी ऐसे साहब, चर्चा नहीं हो पाएगी, नहीं पढ़े लिखे हैं। नहीं काजी जी, आप ऐसे पढ़े लिखे नहीं, हैं, बिल्कुल मुसलमान नहीं। हैं। अगर आप परिचय दीजिए। नहीं गलत बात अपने नहीं सर सुन बोलिएगा, पाएंगे। एक घंटे का गलत डिबेट है। बात नहीं सुन पाएंगे आपकी। आप कब्जेदारी कैसे कह रहे हैं? अरे गलत बात नहीं सुनेंगे तो अतिक्रमणकारी टीवी के कैसे अंदर कह रहे घुस हैं जाएंगे आप? क्या? मस्जिद हमारी क्या हमने अतिक्रमण अरे, किया है? बड़ी मस्जिद अजीब से बात हो रही है। आप ये कह रहे हैं, हल्ला आपको कर रहे हो, 47 बोलिए, आप फिर तर्क मत कीजिए। आप संविधान डिबेट नहीं करना है कि मानते। हल्ला करना है, आप तय एक कर उठा लीजिए। के देख लीजिए, आप 47 डिबेट के करना बाद है कि अगर हल्ला कोई करना जगह पे चाहते हैं, मस्जिद तय कर बनी हुई लीजिए। है तो वो कल आप मस्जिद ही अपूर्व शर्मा रहेगी। की आपने मिश्रा की अतिक्रमण का प्रॉपर्टी फैसला बोलते कैसे हैं कि कर वक्त की दिया? प्रॉपर्टी है, वो कहीं कोर्ट नहीं जा पाएंगे। इसको क्या सही मानते हैं आप? नहीं, जितेंद्र आपने वर्मा कैसे की प्रॉपर्टी, फैसला किया? वक्त की आपने प्रॉपर्टी जबान से बोलेंगे, कैसे सही कहा है कि वो? ये अतिक्रमण बिल्कुल किया है? नहीं चलेगा ये मुगलिया कानून आपके समझ अरे चलता रहा काजी होगा, साहब, अब नहीं चलेगा। गौरी शंकर जी, मैं काजी जी, बोलता दोनों हूं, लोग को रोक रहा हूँ। अपूर्व मिश्रा देखिए, को जाएंगे आप, मैं नहीं चाहता कि आपकी आवाज नीची करनी पड़े, काजी साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जरा सा खामोशी के साथ इंतजार कर लीजिए। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे फिर चर्चा दिया जाएगा बिल्कुल। उसका। आप अपने बारी का इंतजार तो कर सकते हैं, आपको बड़ी बेसब्री से वो सुन रहे थे, जवाब ले लीजिए, फिर उनके जवाब पर आपका जो सवाल या जवाब होगा वो कर लीजिए। मैं बड़ी गुजारिश कर रहा हूं सभी प्रवक्ताओं से, जितने लोग हमारे साथ आज अब चर्चा में बैठे हुए हैं। अब जी आप अपनी बात पूरी करें गौरी शंकर जी। देखिए, मेरा साफ कहना है, ऐसे में तो मेरे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हैं, अपूर्व मिश्रा जी की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। कल उस पर कोई वक्फ वाला बोल देगा भैया मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो ना कोर्ट जा पाएंगे, ना कहीं जिरा कर पाएंगे, ना अपनी बात रख पाएंगे। भारत देश का जो संविधान है पूरी तरह से न्याय पे आधारित है, लेकिन पिछले जब संविधान बना, देखिए संविधान में पहली बार संशोधन नहीं हो रहा है। जब जब लगता है इस प्रकार की चीजें होती है जिसमें आम जनता के अधिकारों का वायलेशन होता है, तब संविधान में संशोधन होता है, नया बिल आता है और पास होता है। मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। रहा सवाल गैर मुस्लिम वाली बात की, भाई राज्य सरकार जहां जहां पे राज्य सरकार है, सरकार का एक नुमाइंदा आधिकारिक तौर पे वहां का रिसीवर रहता ही है, इसमें भी नया बात कुछ नहीं है। आधिकारिक तौर पे कलेक्टर चाहे मस्जिद हो सबका रिसीवर रहता है, वो गैर मुस्लिम ही रहता है। और आपको तकलीफ क्या है भैया, कोई मस्जिद में अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, ना कोई मस्जिद को तोड़ने की बात हो रही है। वक्फ बिल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि जिस कोई भी संपत्ति को, चाहे वर्मा जी की हो, चाहे वो सूर्यवंशी जी की हो, चाहे मिश्रा जी की जमीन को आप लोग जो अपना बता के वहां पे खूंटा गाड़ देते हैं ना, ये विरोध उस बात का है, बिल उसी बात का कैसे है। रहेंगे? कम से कम न्यायालय में जाकर उनको साबित करने का मौका तो मिले, पहले तो साबित करने का भी अधिकार भी नहीं है। पारदर्शिता कैसे लाएंगे, इस पर भी जवाब दीजिए, नहीं तो फिर काजी साहब चिल्लाने लगेंगे। वो देने का भी अधिकार नहीं था, पारदर्शिता कैसे लाएंगे किया जा रहा है। आप बहुत पढ़े लिखे काजी साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका सम्मान है। पारदर्शिता की भी बात इन्होंने की थी, पारदर्शिता कैसे लाएंगे इस पर जवाब दे दीजिए आप, छोटा जल्दी से दीजिए आप। नहीं देखिए, पारदर्शिता पूरी तरह से सबके सामने, मैंने फिर कहा, कहीं किसी भी समाज का ना किसी को दबाया जा रहा है, ना डराया जा रहा है, ना किसी के जमीन में अनैतिक तौर पर सरकार कब्जा कर रही है। कानून सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि किसी के अधिकारों का वायलेशन ना हो, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको जुडिशरी में अपनी बात कहने का अधिकार रहे, सारे अधिकार सबके सुरक्षित रहे। सिर्फ यही मकसद है हमारा। किसी मस्जिद में कब्जा करने का, उसको तोड़ने का, फोड़ने का, गिराने का बात ही नहीं होता। और जहां जहां जिन राज्यों में वक्फ की संपत्ति है उसको बेच नहीं सके, कुछ मुल्ला मिल गए जिस प्रकार संपत्ति को बेच देते हैं, वहां भी इस प्रकार के लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिसका उदाहरण मैंने छत्तीसगढ़ में दिया है। 500 करोड़ की वक्फ जमीन को बेच दिया गया है। इसलिए केंद्र सरकार इस बिल को बहुत सोच समझ के लाई है। इन सारी ये चीजों पे मुस्लिम अब समाज कहीं के ना लिए कहीं भला ही नए साबित होगा। संशोधन इससे बिल के ज्यादा बाद लगाम लगते नजर आएगा, पारदर्शिता बन जाएगी। ठीक है, अब सबके पास आना है। के त्रिपाठी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरा हमारे साथ जुड़े। ले लें आप, बस जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से कमेंट दे रहा हूं। मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि गौरी शंकर जी को नेशनल प्रवक्ता बनाया जाए।
राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही, जो बात मैं सुनना चाह रहा था वही बात उन्होंने कही। गौरीशंकर जी ने कहा कि सरकारें इसके ऊपर लगाम नहीं लगाती हैं, अभी कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, यही कहा आपने। तो भाई अगर अभी कमी है तो आप फिर अपनी सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो वक्फ बोर्ड के अंदर लोग पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो आप ही सरकार के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, मेरी इतनी सी बात। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बड़ी जल्दी समाप्त कर ली, बहुत शुक्रिया आपका। के त्रिपाठी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, आपकी पार्टी बिहार में सक्रिय है मुख्य रूप से, और बिहार में इस बार भी खेला होने वाला है। खेला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर गर्दनी बाग में पूरा विपक्ष, जो आपका विपक्ष है, वो इकट्ठा हुआ। मंच से ऐलान होता है कि जितनी भी पार्टियां, जितने भी नेता इस वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसको बिहार के मुस्लिम इस बार समर्थन नहीं देने वाले हैं। बड़ी मुश्किल होने वाली है, बिहार में चुनाव है। त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है त्रिपाठी जी आपके पास? के त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है आपके पास? चलिए ठीक है, जब तक जुड़ते हैं हम जितेंद्र जी के पास चलते हैं। कब से हाथ उठा रहे हैं, बताइए जितेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता। ये हमेशा ही लोग अलोकतांत्रिक काम करते हैं, असंवैधानिक। चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सदन में किसने पलटा? भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मिलकर चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे, नियुक्त करेंगे। लेकिन मोदी जी डर गए, इनको भरोसा नहीं था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। इन्होंने क्या किया? सदन में कानून पलटा। एक तरफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश का पालन होगा। देश के मुसलमानों ने तो स्वीकार किया राम मंदिर के फैसले को, देश के हर हिंदू मुसलमान ने स्वीकार किया, हर जात धर्म के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार नहीं किया, भाजपा सरकार ने स्वीकार नहीं किया, आदेश पलट दिया। और एक केंद्रीय मंत्री, स्वयं मोदी जी और नेता विपक्ष, तो एक से फैसला हो गया। केंद्रीय मंत्री उनके, मोदी जी स्वयं के, और आदेश पलट के असंवैधानिक फैसला लिया और चुनाव आयोग की नियुक्त कर दी। इसी तरीके से 12 सदस्य जेपीसी में 10 सांसद विपक्ष के किनारे कर दिए, 2 सांसद समर्थन में अब बिल लाने की घोषणा कर दी। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर इनका कोई भी भरोसा नहीं है। ये लोग हमेशा लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। हमारे भाई बैठे बीजेपी के, इन्होंने आते ही डिबेट पे हमको मुस्लिम मौलाना कह दिया। अरे भाई, हमको मुस्लिम मौलाना कहने से पहले कम से कम आरएसएस और बीजेपी के उन नेताओं के नाम जरूर लेने चाहिए थे जिन्होंने मुस्लिम दामाद बनाए हैं। कम से कम वो सूची आपको पढ़ लेनी चाहिए थी कि मुस्लिम दामाद आखिर भाजपा और आरएसएस के लोगों को इतना पसंद क्यों है। ठीक है जितेंद्र जी। के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी जी देखिए, हम बात कर रहे थे बिहार में खेला होने वाला है इस बार भी, क्योंकि गर्दनी बाग में जो आपका पूरा विपक्ष खेमा है वो पहुंचा हुआ था, और इसी वक्फ बिल के जो नया संशोधन है उसके खिलाफ में वहां भी काली पट्टी बांधकर जो है वो विरोध दर्ज कराया गया। और मंच से, खुले मंच से ये बात कही गई है कि जो भी इस वक्फ के नए संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं उसको इस बार बिहार चुनाव में समर्थन नहीं करना है। कितना आसान होगा? बिहार का चुनाव सामने है त्रिपाठी जी। देखिए, चुनाव तो आते रहते जाते रहते हैं और देश संविधान से चलता है। देश में, हमारे देश में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो रेलवे और डिफेंस से भी ज्यादा है, और उस प्रॉपर्टी पे ये जो मुस्लिम वक्फ के बोर्ड के लोग, मुतल्ली लोग बैठे हैं, तो मनमाने ढंग से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और भारत सरकार ने इसके पहले भी 1995 में, 2013 में जितना बड़ा आंकड़ा इस एनडीए में इकट्ठा करके उसमें परिवर्तन की बात सोच रहे हैं, वो आंकड़े कभी भी नहीं किए गए। उसमें कुछ लोगों की कमेटी बना दी गई और उन्होंने पास कर दिया, उसको लागू कर दिया। तो जो भागीदारी होनी चाहिए उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, अल्पसंख्यक के और समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए।
क्योंकि ये जमीन का मामला है। इसमें जमीन जहां ये चाहते हैं उस पर कोई केस नहीं कर सकते हैं। अरे भाई आपकी जमीन है, ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुतल्ली लोग जिसको चाहते थे उसको लिख देते थे, तो ये इसके साथ दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड का लिए बनाया गया। उसमें जेटीसी रखी गई और जेटीसी के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर थे सबको बुलाया गया और अपनी अपनी बात कहने का उनको अवसर मिला। और उसके बाद जो कुछ होगा वो तो पार्लियामेंट में जब रखा जाएगा, इस पे बहस होगी, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, बिल पास होगा, उस पर चर्चा होगी। इसमें क्या दिक्कत है? कानून तो बनना करना। 3 तलाक का कानून नहीं बन गया। आप देखिए, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, आए दिन तलाक होते रहते थे, आए दिन तलाक होते रहते थे। अब तलाक कहीं सुनने में दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना बिहार का चुनावी समीकरण भी बदलेगा त्रिपाठी जी, सही मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, देखिए राजनीति माननीय नीतीश कुमार जी ने चुनावी समीकरण से नहीं किया है। चुनावी समीकरण हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, सबका विकास सबका विश्वास, ये सब हम तो क्या जो आज या कल गर्दनी बाग में जो काली पट्टी बांध कर बैठे थे वो जनता नहीं थी क्या बिहार की? वो उनका, देखिए तो लोकतंत्र है भाई, आपको अपनी बात कहने का हक है, ये कौन मना कर देगा भाई? लेकिन वहां उस मंच से जो बातें कही गई वो नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं थी, इसलिए मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये तो आप मान रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमको मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलता। अगर मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलता, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे नहीं रह पाते। ये गलत धारणा है, ये गलत बात आप कह रहे हैं कि उनको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलता। मैंने कहा त्रिपाठी जी, मैंने कहा लालू जी वहां मौजूद थे, स्वयं लालू प्रसाद यादव थे, उनके सुपुत्र थे और तमाम पार्टियां थी, प्रशांत किशोर थे, ये सब एक साथ मिलकर एक स्वर में कहा कि अरे भाई वो तो विपक्ष में है ही है, वो तो माई समीकरण के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो उनको कोई उससे फायदा होने वाला नहीं। वो जो भ्रष्टाचार में वहां आकर तक डूबा हुआ, परिवारवाद में जो पार्टी डूबी हुई है, वो जो सजा याफ्ता उसका और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते। ये सपना देखते रहे, सपना देखना सबका काम है कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कौन सा ऐतराज है? इसको कौन मना कर देगा? लोकतंत्र में सबको अधिकार है भाई। तो आज तक भी वही कर रहे हैं, 20 साल से तो माननीय नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही वहां। ठीक है, आपके पास में लौटते हैं। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं, एमवाई समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? कोई समीकरण से दिक्कत नहीं है। हमारा वोट जो है वो हमारा मुस्लिम जो समुदाय का जो वोट है हमको मिले। ठीक है, सीतासरण जी आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि आरोप देखिए ये कि आपके समय से ये चीजें पनपनी शुरू हुई है, एक आधार रखी गई है जिसकी इमारत आज खड़ी हुई है, जिस पर चर्चा हो रही है। अमेंडमेंट तब भी हुए और अब भी होने की बात हो रही है, तो क्या बदलने वाला है या क्या कुछ नहीं बदल पाएगा? क्या सच में गलत है क्या जो पुराना वक्फ जो अधिनियम है, कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, के त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि जबरन किसी जगह पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बस में जैसे कोई जाता है, पहले रुमाल जिसने फेंक दिया उसकी सीट हो गई, क्या ऐसा सिस्टम था क्या जिसको बदलने की बात कर रही है बीजेपी? ये क्या है, बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है जनता देख रही है कि जैसे जेपीसी में 10 सदस्यों को निलंबित करके एक सदस्य प्रेजेंटेशन, एक सदस्य अनुपस्थित, और आपने उस 650 पेज का वक्फ बिल पास कर दिया, तो ये पारदर्शिता जो नहीं दिख रही है, इसलिए उंगली उठना अति आवश्यक है। और इस देश में अनेकता में जो एकता आपके हमारे अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस शासन से लेकर 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन से 47 से लेकर आज तक जिस तरीके से जो अमन चैन इस भारत में था, ये मुद्दों से क्यों भटकते हैं? जो मुद्दों पर ये चुनाव जीतकर आए हैं, ये 2014 से जिस तरीके से ये तस्वीर इस भारत के अंदर जो दिख रही है, क्या इससे जनता बेकार, बेरोजगार, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य और आपका जो ग्राम पंचायत से लेकर के क्या ये खुश है? ये जो अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में, इस बीजेपी के शासन काल में, तो क्या जनता खुश है या किसान खुश है
कई हजार किसान, 15,000 किसान तो हमारे मध्य प्रदेश में सुसाइड करके और फांसी लगा करके मर गए हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, जो मुद्दे से भटकाने की जहां तक बात है और काली पट्टी की बात है, भाई उनका स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो बीजेपी का मांस ना बिकना, बीजेपी का आरएसएस ने सर्वे कर लिया कि 3,000 यहां से पलायन कर गए। अरे आपके बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, जहां जहां से गलियां थी, छोटी छोटी जो रास्ते थे, एक एक घर में 4-4 कारें हैं, उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं है। तो उस फोकस पर जहां बीजेपी को जिस मुद्दों पर, जैसे माननीय हमारे राहुल गांधी जी मुद्दे की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, उस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उस महिलाओं पर, उस बच्चियों पर अत्याचार की बात करते हैं, तो इस पर तो फोकस है नहीं बीजेपी का। और 12 बजे जैसी मुद्दे की बात आती है तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको सीधा ना बोलने के लिए और आप संसद को स्थगित कर देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है, ये जनहित में और देश हित में नहीं है। ठीक है, काजी जी आपका रुख कर लेते हैं। बहुत आपके अंदर भरा हुआ, काफी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सवाल के साथ आपके पास आते हैं। देखिए, किसी भी चीज पर प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सुराग या कोई बिंदु छूट जाती है। क्या इसमें सच्चाई नहीं है क्या कि वक्फ मनमानी करते आ रहा है? क्या इसमें सच्चाई नहीं है क्या कि वक्फ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते आ रहा है? ये कह देना कि प्रयागराज या महाकुंभ वक्फ की जमीन पे है, ये कह देना कि देश का संसद भवन जो है वो सुन लीजिए, वो वक्फ की जमीन पे है, ये कह देना 2022 में कि तमिलनाडु का एक हिंदू गांव था, उसको कह देना कि ये वक्फ की जमीन पर है, क्या ये मनमानी नहीं है क्या? क्या ये दुरुपयोग नहीं है क्या अपनी शक्तियों का? तो सवाल और प्रश्न तो खड़े होंगे। और अब जब इसमें बदलाव की बात आ रही है तो फिर अब नया राग क्यों? देखिए, 2 बातों में से एक बात क्लियर करना होगी कि ये काला है, सफेद नहीं है, ये तो क्लियर करना होगा। या तो एक बात ये बता दीजिए मुझे, अभी सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, अगर ये इल्जाम ये लगा रहे हैं कि अभी तक मनमानी चल रही थी, जैसा कि आपने कहा कि ये कह देना कि प्रयागराज जो है, महाकुंभ जो है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा, किसने कहा भैया ये बताइए आप? किसने कहा? आप लेकर आइए उसको सामने। आपने कहा संसद वक्फ की जमीन पे, ये बात किसने कही? समाजवादी पार्टी। अरे आप जवाब देंगे, मुझे पता है कि आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, आपके पास इसके बाद आने वाले, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। और मैं कुछ बोलता हूं तो ये लोग कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। मैं आता हूं आपके पास। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, या तो आप ये तय कर लीजिए महोदय कि साहब अभी तक गलत होता चला आ रहा था, तो फिर भी आप कटघरे में खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड, आप ये समझिए बात को, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की कोई संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड शासन द्वारा, शासन के अधीन चलने वाली, शासन के अधीन अल्पसंख्यक विभाग है, उसके अधीन चलने वाला एक निगम मंडल है जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है, राज्य सरकार के अधीन आता है। अगर प्रयागराज में किसी ने ये बात कही तो यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कहां गई थी भैया? कहां सो रही थी? मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या कांग्रेस की सरकार है? भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, आप एक्शन लेते। किसने कहा साहब वक्फ की जमीन को ऐसे कैसे कोई भी कह देगा किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन? जब ये मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप समझिए उसको। जब ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके अंदर कोई मौलाना, कोई काजी अपॉइंट नहीं होता, जज अपॉइंट होता है और हाईकोर्ट उसको अपॉइंट करता है। जब भैया ट्रिब्यूनल के अंदर जज आपका है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आप बनाएंगे, वक्फ बोर्ड के सदस्य आप बनाएंगे, उसमें महिला भी रख सकते हैं आप, तो फिर ऐसे कैसे कोई दावा कर सकता है? या तो ये तय कर लीजिए कि अभी तक जो हो रहा था वो बिल्कुल सही हो रहा था, अब हमें इसको दूसरी निगाह से करना है, इसलिए हम ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं। या तो ये कह लीजिए, ये मत कहिए आप अभी तक गलत हो रहा था फिर हम सही करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों तो काम आप ही कर रहे हैं। जहां जहां आपकी सरकार है वहीं तो वक्फ बोर्ड है। काम तो वो भारतीय जनता पार्टी करे कि सही करने का काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार में वो असीमित शक्तियां आपको मिल गई जिसका दुरुपयोग आप कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ये बात आप समझिए और समझाइए इस पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में हमें कुछ शक्तियां मिल गई है ना, ये बात तो भाई उसी को आप उन शक्तियों के आधार पर, अब तो आपके पास शक्ति है ना, उस शक्ति के आधार पे जिन जिन कांग्रेसियों ने कब्जा कर रखा है वक्फ की जमीन पे, ले लीजिए उनसे आप पावर के साथ में। आप क्यों नहीं ले पा रहे उनसे ये भी तो कर सकते हैं ना। ये कहां से आप करेंगे? ये तो बता दीजिए आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी रमजान में आते हैं और रमजान में एक प्रोग्राम में जाते हैं, जहान खुसरो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जाके रमजान की मुबारकबाद देते हैं। मोदी जी अभी किट बंटवा रहे हैं अल्पसंख्यकों, तो उससे भी आपको आपत्ति है? सुन तो लीजिए आप। हाँ। आपत्ति हमें किसी चीज से नहीं, हम बता रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं
कि जब एक बात जो कह रहे हो उसी पे अमल भी तो करो ना आप, कि भैया एक जगह आप सौगाते मोदी दे रहे हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं, मगर आप मुसलमानों की मस्जिद में, मुसलमानों के मदरसे में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में नॉन मुस्लिम को जिम्मेदार कैसे बना रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप। इससे कौन सी पारदर्शिता आ जाएगी? एक तरफ आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए सजदा किया, हमारे प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के कि हमने मुसलमानों के लिए सजदा किया, सर कटा दी। बहुत अच्छी बात है, हमने भी आपको दिल से लगाए, दिल से आपको तस्लीम करते हैं, आप भाई हैं हमारे, मगर आप ये हमारी मस्जिदों में, हम तो नहीं मांग कर रहे हैं ना, कहीं पे हमने मांग की कि जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां मंदिर का जिम्मेदार किसी काजी को या मुफ्ती को बना दीजिए। छोटा सा जवाब दे दीजिए काजी साहब, वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 क्या कहता है? आप काफी जानकार होंगे मैं से ज्यादा। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं सेक्शन 85 क्या कहता है, बस इतना बता दीजिए। 1985 वक्फ एक्ट 1995, ये पूरे तमाम जो एक्ट के सेक्शन 85 में क्या दर्ज है, बस ये छोटा सा सारी चीज मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं। वक्फ एक्ट के 1985 में यही दर्ज है। मैं आपसे वही बता रहा हूं कि जितनी चीजें 47 के बाद जो वक्फिया हैं, और अगर कोई अब दावा कर रहा है जितनी चीजें जो नजर आ रही हैं, मस्जिद अगर नजर आ रही है, कब्रिस्तान में अगर कब्रें बनी हुई नजर आ रही हैं, ये वक्फ कहलाएंगी। और इसके बाद कोई नई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, सुन तो लीजिए, मैंने पूछा इसलिए मुझसे सुन लीजिए, मेरी जितनी जानकारी है, सवाल ही है वो, कुछ नहीं है। मैं सुन लीजिए, सेक्शन 85 वक्फ एक्ट का यही कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे जो वक्फ ने दावा कर दिया कि ये जमीन मेरी है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी परे। मेरी सुन तो लीजिए सर, आ रहा हूं जितेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए, गौरीशंकर जी इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, एक बात सुन ली मैंने आपसे, कहा मस्जिद जब दिख रही, जब 47 के बाद का हो गया है कि ये मस्जिद अगर दिख रही है तो फिर उसके ऊपर अब क्या बहस करने वाली बात? अब नई किसी प्रॉपर्टी पे बहस होगी तो उसके अंदर जजमेंट मैं नहीं दूंगा, काजी या मुफ्ती नहीं देगा कोई जजमेंट, मुस्लिम कम्युनिटी से कोई नहीं देगा, वो जजमेंट देगा वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल में जज अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट। आप ये भी तो समझिए, सरकार किसकी, आप अपॉइंट कर रहे हैं उसको जवाब देने वाले को। ठीक है, कुछ कांग्रेस ने अपॉइंटमेंट किया, कुछ बीजेपी कर रही है, लेकिन अभी जवाब ले लेते हैं गौरीशंकर जी से। बताइए गौरीशंकर जी क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश में बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसमें बदलाव की आवश्यकता थी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे धारा 370 हो। ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार है तो आते हैं तत्काल सबको समाप्त कर दिया जाए। क्रिया की प्रतिक्रिया है, लोगों को इसमें असहज वाले भाव आया, लोगों को परेशानी हुई, लोगों का राइट का वायलेशन हुआ, तो इससे बदलाव हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं काजी साहब कि आप ये मत समझिए कि किसी मस्जिद पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। मस्जिद में जिस प्रकार से लोग, मस्जिद और मजार में जो लोग अपनी संपत्ति को दान करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, और उसमें जिस प्रकार से उसको जिस प्रकार से बेच दिया जाता है, जिस बात को त्रिपाठी जी ने भी कहा है, और महत्वपूर्ण बात की जिस बात को 85 के उसमें बता रहे हैं कि किसी की प्रॉपर्टी में अपना दावा ठोकने के बाद अगर आप उसको ये बोलेंगे कि भाई कोई किसी कोर्ट में जाएगा नहीं, ना वकील ना जीरा, फैसला वही का वही, ऐसा नहीं होता है। भारत देश में कोई भी नागरिक को, हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वक्त की जो आर्टिकल था उसमें चीजें नहीं थी। और भी इस देश में बाकी अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियन समाज है, उनके साथ ये चीजें लागू नहीं होती है। और भी अल्पसंख्यक हैं, ये सिख समाज है, लेकिन सिर्फ इनका जो लॉ है, मतलब ये जो खाता ना वही, हम जो कह रहे हैं सही, ऐसा नहीं चलेगा। उस पे जवाब दीजिए ना। भारतीय आप बता रहे थे प्रयागराज वाले पे, महाकुंभ वाले पे कुछ कह रहे थे, लेकिन कानून के नाम से उनके भी हाथ बंधे थे। महाकुंभ वाले पे भी कुछ कह रहे थे आप, किसने कहा? जी, महाकुंभ की जमीन को भी लेकर आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर साथी आए हैं, उन्होंने कहा, किसने बोला, तो भैया वो लाल टोपी लगाए हुए जो मौलाना बैठे हैं जितेंद्र कुमार वर्मा जी, उन्होंने इस चैनल में डिबेट में स्टार्टिंग में कहा इस बात को कि भाई ये जो पूरा प्रयागराज है वक्फ की संपत्ति है। अब इनको बताइए, अब चैनल पे बैठ के मुल्ला मुलायम की पार्टी वाले, जिनको अब गाय में दुर्गंध और बिरयानी में सुगंध नजर आ रहा है, ऐसे लोगों को मौलाना नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? इनको प्रयागराज की पूरी संपत्ति वक्फ की दिखती है। अरे थोड़ा शर्म भी आना चाहिए। किस प्रकार की बातें करते हैं लोग, पूरे देश में इस प्रकार का बात कल बोलेंगे पूरा भारत देश वक्फ का है, क्या इसे स्वीकार कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा इसको? मतलब इनके हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये अपने आप को बेच दिए, अपने जमीर को बेच दिए हैं, देश को बेच देंगे सिर्फ वोट के लिए। थोड़ा सोचना तो चाहिए इनको। और बात करते नैतिकता की, बात करते कानून की, बात करते राष्ट्रीयता की। आप अपने वोटों की राजनीति करने के लिए अपनी पार्टी के, देश के सम्मान के साथ भी समझौता करेंगे क्या? इस बात को सोचिए, कहां लेकर जा रहे हैं आप? प्रयागराज इतना बड़ा कुंभ हुआ, उसे वक्फ की संपत्ति बताने की आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? किस आधार में बोल रहे हैं आप इस बात को?
आप अपने आप को बेच दीजिए। भारत देश का कानून सबके लिए एक साथ चलेगा, किसी की जागीर नहीं है। एक संविधान, एक विधान, एक ठीक है, प्रधान। ठीक है जितेंद्र जी, ये जल्दी से कानून बात कर लागू लीजिए, होगा। फिर अपूर्व मिश्रा जी वो आपके गया पास आता जमाना हूं। जो आप चलाते थे। जितेंद्र जी देखिए, वक्फ किसी की कोई संपत्ति कब्जा नहीं किया है और नहीं करता है। अभी कर्नाटक में करीब 6000 एकड़ जमीन हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म के लोगों के पास 6000 एकड़ जमीन है। तो वक्फ की संपत्ति सार्वजनिक रूप से उपयोग की जाती है, तो ये कहना गलत होगा। दूसरी बात, सरकार के अंडर में ही तो वक्फ बोर्ड है, आपके ही अधिकारी नियुक्त करते हैं, राज्य सरकार ही सारे अधिकारी नियुक्त तो अब करती है। सरकार ही संशोधन करने जा रही है, तो फिर भी आपको दिक्कत है जब आप कह रहे हैं सरकार के अधीन है और सरकार कुछ संशोधन कर रही है, उस पर भी आपत्ति है आपको। दोनों तराजू पर आप ही बैठे हुए हैं। अगर ये कह रहे हैं वक्फ संपत्ति कब्जा कर रहा है, तो भाजपा सरकार कब्जा करवा रही है क्या? देखिए, सब झूठे आरोप लगाते हैं, ये लोग नफरती सोच के लोग हैं। और मौलाना तो यही लोग हैं, सब शादियां करके बैठे हो और हमको मौलाना बता रहे हो। मुसलमान दामाद तुमको पसंद है, क्यों पसंद है ये बता दो। अगर हम मौलाना है तो क्या हमको दामाद बना लोगे क्या अपना? अरे जितेंद्र जी, भाषा की मर्यादा रखते हैं, टेलीविजन पे बैठे हुए हैं आप। ये कैसी वाहियात छाप बात नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए आप। हालांकि ठीक है, ठीक है, रोक रहा हूं मैं आपको। अपूर्व मिश्रा जी, आप अपनी बात रख लीजिए। अपूर्व मिश्रा जी, सड़क छाप जैसी बातें कर रहे हैं, कौन लोग है? अपूर्व मिश्रा जी का रुख करते हैं हम, कब से बैठे हुए हैं। अपूर्व जी, गोडसे का वंशज जो बैठा है गौरी शंकर, ये मुझको ऐसे बोलेगा? अगर ऐसे बोलेगा कौन व्यक्ति भाई इस प्रकार की बात? मतलब ये कम पढ़ा लिखा कौन? निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए। दर्शक, कौन जाहिल व्यक्ति बैठ गया? ये कौन जाहिल व्यक्ति है? अपूर्व मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए। मुलायम का नुमाइंदा गौरी शंकर जी रुक जाइए। अपूर्व मिश्रा जी, ये जाहिल व्यक्ति कौन है? इस प्रकार की बातें कर रहा है, गोडसे का औलाद बोल रहा है। अपूर्व मिश्रा जी प्लीज देखिए क्या स्तर देखिए इनका, इनकी पार्टी संस्कार देखिए, शर्म भी नहीं आता सब बेशर्मों को। नहीं हो पाएगा ऐसे। गौरी शंकर जी, लोग आ गए डिबेट में, हटाइए। गौरी शंकर जी खामोश हो जाइए, जरा सा निवेदन है आपसे। अपूर्व मिश्रा जी अपनी बात रखिए। जी सर। देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों की नियति है। पहले ये काला कानून किसको राम कह दिया, किसको छुरी? अभी तो श्रीनिवास जी और जितेंद्र जी के बाद बीच में बात हो रही थी, राम कौन छुरी कौन, क्लियर कर दीजिए ना। देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो उन्हीं को पता होगा जो हर बात के अंदर हमारे प्रभु श्री राम को घसीटते हैं। एक इसी तरीके का काला कानून ये लोग किसान के ऊपर भी लेके आए थे, किसान पे भी जबरदस्ती डाल देना चाहते थे। क्यों डाल देना चाहते थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो मालिक हैं वो उनकी जमीनों को हथिया सके। उसी तरीके से आज अमेंडमेंट के नाम पे जो वक्फ बोर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं आगे चल के वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने पूंजीपति साथियों को देने का इनका मंशा है। प्रधानमंत्री जी इसीलिए वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट के नाम पे कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पहले ही हम लोग ये बात क्लियर कर चुके हैं, जो एक सामाजिक संगठन होता है, जो मुस्लिम समाज का एक संगठन है, वक्फ है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम का क्या काम है? उसे लाने का क्या औचित्य है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की जो नीयत है वो इसको लेके साफ नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने मालिकों के लिए आगे का जुगाड़ कर रहे हैं कि वक्त की जो संपत्ति आगे होगी वो अपने मालिकों को कैसे हथियाने के लिए वो तैयार कर सके। तो हम ये तो अलग ही एक एंगल, एक अलग ही बात आप लेकर सामने आ गए। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे कि किस तरह से, कितना असर पे तो आपने बात कर लिया कि जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, लेकिन नीतीश कुमार को देखा गया है अक्सर कि वो सियासी बयार को बखूबी समझते हैं। क्या इस बयार को भी वो समझ चुके हैं और आने वाले समय में कुछ खेला देखने को मिलेगा बिहार में? त्रिपाठी जी, गठबंधन है और इस गठबंधन को मजबूत दिन पर दिन वो कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार की पहचान अल्पसंख्यकों में बहुत है। आप बिहार जाके देखिए तो बगैर उनके वोट के हम 20 साल तक वहां के मुख्यमंत्री नहीं रहे नीतीश कुमार, और वो उनको जनता वहां पसंद करती है। सुशासन बाबू का, लेकिन वो अकेले कभी नहीं हुआ त्रिपाठी जी। आपके और लालू जी के गठबंधन के बाद जो प्रतिशत बढ़ता था मुस्लिम वोटर्स का, वो देखने को मिला बिहार में। देखिए, राजनीति तो गठबंधन का दौर है, ये तो गठबंधन का दौर है। उसी गठबंधन पे तो पूछ रहा हूँ कि अभी क्या गठबंधन इस सियासी बयार के बाद छूटेगा या जुड़ा रहेगा? देखिए, 1996 से गठबंधन का दौर हिंदुस्तान में चल रहा है और गठबंधन के बगैर कभी नहीं हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 13 महीने 3 साल की सरकार रही। तो ऐसा तमाम गठबंधन बनते रहते हैं और हम गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और ये माई समीकरण को हम तोड़ने में पूरी कामयाब होंगे। हम भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार वहां पूर्ण बहुमत से लगे। चलिए, इसी के साथ हम चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिपाठी जी आपका, मिश्रा जी आपका, सूर्यवंशी जी आपका, काजी साहब आपका भी और जितेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, वक्फ के नए संशोधन बिल पर जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसी पर आज जितने भी मुस्लिम नमाजी थे उनको उनसे आह्वान किया गया था कि काली पट्टी बांधकर आप नमाज करने जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार पर यह दबाव बने ताकि वो इस नए संशोधन बिल पर बैकफुट पर आ जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज के इस पूरे प्रक्रिया के बाद भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है और क्या सच में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बैकफुट पर जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।